आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जहां पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहली प्रायोरिटी दी गई है। तो पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा क्या है। तो ऑप्शन ए एक उत्पादन का साधन, ऑप्शन बी उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने का माध्यम, ऑप्शन सी उत्पादन का एक एजेंट है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुद्रा मुख्य रूप से उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने का एक माध्यम होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया गया था 1975 में, 1985 में, 1995 में या 1997 में। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1997। इसके विवरण को हम देख लेते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस भारत सरकार द्वारा जून 1997 में शुरू की गई थी, जो विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल वाले परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न जैसे गेहूं और चावल उपलब्ध कराती थी। यह प्रणाली पहले पूर्ववर्ती पीडीएस का अधिक केंद्रित और पारदर्शी रूप था, जो एनएफएसए 2013 के तहत काम कर रही है, जिसका उद्देश्य भूख और कुपोषण को दूर करना है। तो इस प्रकार टीपीडीएस 1997। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लीड बैंक योजना आरंभ हुई थी। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1979। तो लीड बैंक योजना प्रारंभ हुई थी 1969। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम इसके विवरण को देख लेते हैं। लीड बैंक योजना की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1969 के अंत में की गई। इस योजना को गॉडगिल अध्ययन समूह और नरीमन समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना और जिला स्तर पर ऋण प्रवाह को समन्वित करना था। लीड बैंक योजना का मुख्य बिंदु ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच बढ़ाना, जमा जुटाना, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देना। एरिया अप्रोच था कि प्रत्येक जिले के लिए एक लीड बैंक हो नामित किया जाए, जो उस जिले के विकास की पूर्ण जिम्मेदारी ले। यह योजना 1969 में प्रारंभ हुई थी। प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद यह योजना शुरू की गई। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में ही हुआ था। समन्वय यह योजना बैंकों और सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग के लिए जिला परामर्श समिति डीसीसी के माध्यम से काम करती थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा भंडार है। ऑप्शन ए पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार की देनदारी, पूर्ण रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की देनदारी, पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की आस्तियां, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो कि बिलोंग करता है पूर्ण रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की देनदारी से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब हम इसके विवरण को देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार का अब तक का सर्वोच्च स्तर है, जो लगभग डॉलर में 723.77 बिलियन तक पहुंच चुका है। यह रिकॉर्ड उछाल विदेशी मुद्रा संपत्ति और स्वर्ण भंडार में बढ़ोतरी के कारण हुआ है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करती है। यहाँ पे जो मुख्य घटक हैं वो एफसीए है, गोल्ड रिजर्व है, एसडीआर है और आरटीपी है। तो इस प्रकार अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिशर के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है।
तो मांग की लोच के अनुसार विनियोजन का स्तर या मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की गति। तो फिशर के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य निर्धारित किया जाता है मुद्रा की मात्रा के आधार पर। इसका विवरण देख लेते हैं। मुद्रा की मात्रा, जहाँ पे इरविन फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत MV = PT के अनुसार मुद्रा की मूल्य मुख्य रूप से मुद्रा की आपूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। फिशर के अनुसार अन्य कारकों जैसे मुद्रा का वेग V तथा व्यापार की मात्रा T स्थिर रहने पर मुद्रा की आपूर्ति में होने वाले परिवर्तन सीधे और आनुपातिक यहाँ पे समानुपात से मतलब है से मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं, जहाँ MV = PT या P = MV/T। परिमाण, यदि मुद्रा की मात्रा m 2 गुनी कर दी जाए, ये अगर आपको समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पता है तो आप समझ सकते हैं कि अगर मुद्रा की मात्रा m 2 गुनी कर दी जाए तो मूल्य स्तर भी 2 गुना बढ़ जाएगा, और इसी प्रकार जो कमी की जाएगी तो सामने वाले में भी कमी आ जाएगी। तो मुद्रा की आपूर्ति m बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य घटता है और आपूर्ति कम होने पर मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। यह व्युत्क्रमानुपाती ट्रांजैक्शन होता है। फिशर ने मुद्रा की मांग को केवल लेन देन के लिए ही स्थिर माना। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूल्य में परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय यथावत रहेगा तो मांग अधिक लोचदार होगी, अधिक बेलोचदार होगी, लोच इकाई के बराबर होगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूल्य में परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय यथावत रहता है तो मांग लोच इकाई के इक्विवेलेंट या बराबर मानी जाएगी। मीन्स की ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसके विवरण को हम देख लेते हैं। मूल्य में परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय यथावत स्थिर रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर मीन्स इलास्टिसिटी यूटिलिटी = 1 हो जाता है। इसका मतलब है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग की मात्रा में कुल प्रतिशत परिवर्तन बिल्कुल समान है, जिससे कुल खर्च का मतलब ही है कि कीमत और मात्रा का गुणनफल अपरिवर्तित रहेगा। इकाई लोचदार मांग ED = 1, कीमत और कुल व्यय में कोई संबंध नहीं रहता तो वे स्थिर होते हैं। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन 10% बढ़ोतरी की ओर है तो मांग की कीमत या मांग की मात्रा 10% कम हो जाती है, जिससे व्यय समान हो जाता है। यदि कीमत घटने पर कुल व्यय घटता है तो मांग लोचदार, यदि कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में ED > 1, और यदि कीमत घटने पर व्यय घटता है तो मांग बेलोचदार होती है, तो ED < 1। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीमांत लागत वक्र का आकार U सदृश होगा यदि कुल लागत वक्र का आकार घातांकी हो, S सदृश हो, या सरल रेखा में हो, या द्विघातीय परवलय हो। तो सीमांत लागत वक्र का आकार U आकार में हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में कुल लागत वक्र S सदृश होगा। मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर हम इसके विवरण को देख लेते हैं कि सीमांत लागत MC वक्र का आकार U सदृश होगा यदि कुल लागत TC वक्र का आकार S के आकार अर्थात धनात्मक रूप से झुका हुआ हो। यदि परिवर्ती अनुपातों के नियम के कारण जहाँ कुल लागत पहली घटती दर से और फिर बढ़ती दर से बढ़ता है, मीन्स ऐसा कार में अगर कन्वर्ट हो जाएगा और शुरुआत में घटती दर बाद में बढ़ती दर, तो इस प्रकार से जो सदृश बनता है वह एस आकार का होगा ग्राफ ओवरऑल। नेक्स्ट, यदि x और y दो वस्तुएं हैं जहां पर उनकी मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होगी तो ऐसी कंडीशन में वस्तुएं स्वतंत्र वस्तुएं कहलाएंगी, पूरक वस्तुएं कहलाएंगी, प्रतिस्थापन्न वस्तुएं कहलाएंगी, या विलासिता वस्तुएं कहलाएंगी। तो अगर मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक है तो ऐसी कंडीशन में वस्तुएं एक दूसरे के निकटतम मानी जाएंगी, अर्थात
ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुओं के अंतर्गत रखी जाती हैं। अब हम इनका विवरण देख लेते हैं। यदि दो वस्तुएं x और y की मांग की आड़ी लोच मीन्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऋणात्मक या नेगेटिव होती है तो वे वस्तुएं एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती हैं। इसका मतलब है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की कीमत में ऑटोमेटिकली मांग का कम हो जाना, क्योंकि इन्हें साथ ही में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे चाय और चीनी, पेन और स्याही, कार और पेट्रोल। ऋणात्मक आड़ी लोच का अर्थ यही है कि वस्तुओं के बीच विपरीत संबंध, इनवर्स रिलेशनशिप मीन्स कि ए में वृद्धि तो बी की मांग में कमी का हो जाना, कि बढ़ी मांग एक वस्तु की थी या बढ़ी कीमत एक वस्तु की थी लेकिन दूसरी वस्तु की मांग में कमी आ गई। तो ऐसी कंडीशन में पूरक वस्तुओं के बारे में बताया गया कि क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड इज नेगेटिव, सो इट्स कम्प्लीटली अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और अन्य स्थितियां जहां पे हम अगर आड़ी लोच धनात्मक हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में सब्स्टिट्यूट होगी, अगर शून्य हो जाती है इंडिपेंडेंट कहलाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव देन इज इक्वल टू पूरक, cross elasticity of demand is positive so it means it's a substitute, cross elasticity of demand is equal to 0 तो it means the independent। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तरलता पास से अभिप्राय है मीन्स की लिक्विडिटी ट्रैप से आप क्या समझते हैं? तो यह पूर्णतः लोचहीन तरलता अधिमान वक्र होगा या पूर्णतः लोचदार तरलता अधिमान वक्र होगा, इकाई लोच युक्त तरलता अधिमान वक्र होगा या इकाई से कम लोच युक्त तरलता अधिमान वक्र होगा। यहाँ पे इनडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा गया है कि LIC किस प्रकार की होगी मीन्स लिक्विडिटी इनडिफरेंस कर्व। तो यह पूरी तरीके से पूर्णतः लोचदार होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब हम इसके विवरण को देख लेते हैं। तरलता पास लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें ब्याज दरें शून्य के करीब होने के बावजूद लोग निवेश करने या खर्च करने के बजाय नकदी को अपने पास रखना पसंद करते हैं। इस स्थिति में मौद्रिक नीति निष्प्रभावी हो जाती है, अर्थात केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने पर भी आर्थिक गतिविधियां या उपभोग नहीं बढ़ता। तरलता पास की मुख्य विशेषताएं उनकी ब्याज दरें शून्य के पास होना या आप कह सकते हैं नकदी रखने की तीव्र इच्छा, मौद्रिक नीति की विफलता या असफलता या अर्थशास्त्री या अवधारणा जॉन मेनार्ड की इसके द्वारा की गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से नज़दीकी मुद्रा का उदाहरण है सिक्के, विनिमय बिल, मांग जमाएं या साज सामान। तो निम्नलिखित में से नज़दीक मुद्रा का उदाहरण हम मानते हैं विनिमय बिल को। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। इसका विवरण देख लेते। विनिमय बिल यहाँ पर निकट मुद्रा परिसंपत्तियों के उदाहरण में बचत खाते, जमा प्रमाण पत्र, विदेशी मुद्राएं, मुद्रा बाजार खाते, विपणन योग्य प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल सम्मिलित होते हैं। सामान्य तौर पर निकट मुद्रा विश्लेषण में शामिल निकट मुद्रा परिसंपत्तियां विश्लेषण के प्रकार के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। लगान का आधुनिक सिद्धांत किसके नाम से संबंधित है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी रॉबिन्स, ऑप्शन सी चैम्बरलिन, ऑप्शन डी बोल्डिंग। तो लगान का आधुनिक सिद्धांत किसके नाम से संबंधित है? तो इसको मुख्य रूप से जाना जाता है रॉबिन्स के नाम से, जहाँ पर अब हम इसके विवरण को जरूर देखते हैं। लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या करने का श्रेय प्रोफेसर J.S. मील को है, परंतु इसके विकास में जेम्स पैरेटो, मार्शल, श्रीमती जॉन रॉबिन्स आदि ने सहयोग किया था। तो मुख्य श्रेय जो दिया जाता है वो मिस्टर J.S. मील को है, लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पे लगान का आधुनिक सिद्धांत व्याख्यात है रॉबिन्स या श्रीमती जॉन रॉबिन्स के द्वारा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो कोशिश कीजिए कि जुड़िए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।